नमस्कार। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं? बढ़िया, स्वस्थ, कुशल मंगल। तो हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए सिविल सेवा के पाठ्यक्रम इतिहास के खंड को हम लोग वीडियोस के माध्यम से इस क्लास में ला रहे हैं और उस क्रम में प्राचीन भारत का भी क्रम चल रहा है। इसके पहले की वीडियोस आप लोगों ने देखी है। आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। आज हम लोग करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ये सभी नामकरण हैं और हर नामकरण के पीछे का उसका अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसलिए नाम में कोई विवाद नहीं है। ये मत समझिएगा कि नाम में कोई विवाद है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि आप सबने देखा है कि कैसे पाषाण काल हम लोगों ने देखा, ताम्र पाषाण काल देखा। हुआ क्या कि 1826 के आसपास की बात है, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक स्थल पर, एक स्थान है हड़प्पा नामक स्थल है जो कि जो है रावी नदी के किनारे है। तो एक टीला मिला। क्या मिला? माउंड मिला, टीला मिला। तो अब देखा गया कि अरे भाई, टीला ये क्या है। बाद में आपको याद होगा, जब रेलवे ट्रैक का काम शुरू हुआ, जब वो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में रेलवे का विकास, तो जब रेलवे का काम शुरू हुआ, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है खुदाई होगी ट्रैक के लिए। तो खुदाई के दौरान कई संरचनात्मक अवशेष मिले। ध्यान रखिएगा, जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो खुदाई के दौरान कई सारे संरचनात्मक अवशेष मिले। अब और खुदाई हुई, और जैसे जैसे खुदाई होती गई, वैसे वैसे कई सारे अवशेष मिलते गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये किस में आता है? ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है, जिसे कहते हैं ना आद्य ऐतिहासिक काल। अभी बताऊंगा क्यों आता है प्रोटो हिस्ट्री में। क्योंकि जो खुदाई के दौरान जो लिपि मिली है, वो लिपि मिली तो है, लिखावट है तो, लेकिन उस लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि मिली है, लेकिन जो लिपि है, जो लिखावट मिली है, उस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। हालांकि कई लोगों ने क्लेम किया है कि हाँ, पढ़ने का दावा किया है, लेकिन एक अभी जो है सहमति नहीं बन पाई है, आम सहमति, इसलिए अभी ये पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में हुआ क्या कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी? आधुनिक भारत के इतिहास का एक सवाल, पीढ़ी का सवाल। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो वायसराय है कर्जन के समय में हुई थी। कि तो इसके एक महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी इंडियन थे। इन्होंने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा का क्या किया? अन्वेषण किया। क्या किया? अन्वेषण किया। ठीक है, आई बात समझ में? हड़प्पा का अन्वेषण हुआ। इसके बाद और भी खुदाई हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब और खुदाई का क्रम चला, आगे चली चीजें, तो सिंधु नदी के किनारे हमें कुछ और स्थल मिले खुदाई के दौरान, कुछ अवशेष मिले कि अच्छा क्या है भाई। तो उसमें से एक है मोहन जोदड़ो और दूसरा है चनहूदड़ो। ये और स्थल का पता चला कि अच्छा। और उसके बाद तमाम खुदाई हुई, और उस तमाम खुदाई के दौरान आते आते बहुत सारे स्थल मिले। कालीबंगा, यहाँ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, मतलब पूरी एक बेल्ट है, पूरा बहुत सारे स्थल मिले। अभी देखेंगे
कि कौन सा, कि कहां तक विस्तार था, उत्तरी जो है पॉइंट कौन सा था, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अभी देखेंगे। ठीक है ना। तो अब जहां तक सिंध, तो अब हुआ क्या कि तो इसको इसलिए पहले इसका नाम हड़प्पा दिया गया, चूंकि ये सबसे पहले हड़प्पा का अन्वेषण हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बाद में सिंधु नदी के किनारे स्थल मिले तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। बाद में और जो है नदियों के किनारे स्थल मिले, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना। और कांस्य युगीन सभ्यता का जहां तक प्रश्न है, जो मैंने यहां पर आपको बताया, तो कांस्य युगीन सभ्यता का कारण यह है कि यहां पर कांसे की वस्तुएं कुछ ज्यादा ही मिली। कांसे की वस्तुएं, ब्रॉन्जे जिसे कहते हैं ना, ब्रॉन्जे, मेटलर्जी, कांसे की वस्तुएं मिली, इसलिए कुछ लोगों ने इसको कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया। चलिए, अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया। क्यों? क्योंकि जब उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, अन्वेषण हुआ, तो उसके दौरान हमें क्या मिला? स्क्रिप्ट मिला। अब स्क्रिप्ट तो मिला, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। और लिपि है कैसी? ये लिपि पिक्टोग्राफिक है। ये भी हमारे प्री का सवाल है। ये लिपि है कैसी? ये पिक्टोग्राफिक है। और जो स्टाइल है, जो शैली है, उस शैली को नाम दिया गया है ब्रुस्टोफोरेन शैली। जो शैली है, उस शैली को नाम दिया गया है ब्रुस्टोफोरेन शैली। ये भी प्री का सवाल है, अपने अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो लिपि मिली है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, और चूंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए यही कारण है कि इसको किस में रखा गया? इसको प्री हिस्ट्री में रखा गया। इसको किस में रखा गया? प्री हिस्ट्री में रखा गया। प्री हिस्ट्री में रखा गया। ठीक है। तो लिपि कैसी है? पहला सवाल प्री का, चित्रात्मक है, शैली कौन सी है? ब्रुस्टोफोरेन है। समझ गए। अब आइए, अब इसके काल का निर्धारण किया जाए। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तमाम स्रोतों में, तमाम टेक्स्ट बुक में आपको विभिन्न विभिन्न तिथियां मिलती होंगी। हुआ क्या कि जो रेडियो कार्बन के आधार पर जो C14 डेटिंग है, उसके आधार पर जो काल का निर्धारण है, वो काल का निर्धारण 2500 से 1750 है। जो काल का मेन निर्धारण है वो 2500 से 1750 का मेन काल निर्धारण किया गया है। 2500 से 1750, ध्यान रखिएगा, ये पूरे हड़प्पा काल की बात है। तो ये मैच्योर फेज है। इस 2500 से 1700 के बीच में, ये 2500 से जो 2350, 2500 BC से लेकर 2350 BC तक का जो फेज है, ये वयस्क है। इसे आप कह सकते हो वयस्क फेज। और 1750 ये डिक्लाइन का फेज है, पतन का फेज है। इसे आप कह सकते हो लेटर हड़प्पा। क्या कह सकते हो? इसे आप कह सकते हो लेटर हड़प्पा। क्या कह सकते हो? लेटर हड़प्पा। और इसके बाद तो खैर एंड ही है, समाप्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा का काल निर्धारण है, इसको 3 भागों में कहा जाता है। एक कहा जाता है प्री हड़प्पा, एक को क्या कहा जाता है? प्री हड़प्पा। एक को कहा जाता है मैच्योर हड़प्पा, एक को कहा जाता है मैच्योर हड़प्पा, और एक को कहा जाता है लेट हड़प्पा, मतलब थोड़ा सा मैच्योर फेज के बाद की बात है। और एक कहा जाता है लेटर हड़प्पा। क्या कहा जाता है? लेटर हड़प्पा। और लेटर हड़प्पा में इसका अंत की बात होती है, आईवीसी के अंत की बात होती है। और ये अंत तक आते आते 1750 तक आते आते ये पूर्णतया 1750 BC तक आते आते अंत है। 2500 BC से लेकर ये 2300 BC तक का मैच्योर फेज है। 2500 BC के पहले प्री है, और प्री के भी पहले अर्ली हड़प्पा है। अर्ली हड़प्पा है। अभी बताएंगे क्या क्राइटेरिया है निर्धारण करने का, क्यों इसको मैच्योर फेज कहा गया है। इसके अपने मैच्योर फेज के
पीछे भी इसकी अपनी कहानी है। ये है मैच्योर फेज, जहां पे आपको फुल फ्लेज लिपि मिलेगी, यहां पे आपको व्यापार मिलेगा, यहां पे आपको नगर के केंद्र मिलेंगे। आई बात समझ में? यहां पे आपको नगर मिलेंगे। और लेट फेज में लिपि का समाप्त होना शुरू हो जाएगा, व्यापार का समाप्त होना शुरू हो जाएगा और अंत में आते आते पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यह है काल निर्धारण। अब काल निर्धारण के आधार पर, ये मैंने आपको जो अभी पिछले वीडियोस में बताया, पिछले स्लाइड में बताया, ये अर्ली हड़प्पन, ये प्री हड़प्पन, ये मैच्योर हड़प्पन और ये लेटर पतन का काल है। ठीक है ना? तो मैच्योर फेज वो है जहां पे हमें पूरी तरह व्यापार, पूरी तरह नगर केंद्र, पूरी तरह लिपि, लोग मकानों में रहते थे, प्रॉपर नगर नियोजन, ये सारी चीजें, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं इस वयस्क फेज में। और यही हमारा हड़प्पा कल्चर है, हड़प्पा सभ्यता है, सिविलाइजेशन। विस्तार की जहां तक बात करें, तो विस्तार की बात करें तो उत्तर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर उसकी बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्थ में है मांडा, कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में आलमगीरपुर है, इसका नाम है आलमगीरपुर, पूरा नाम है आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हिंडन नदी है। कौन सी नदी? हिंडन नदी है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुतका गेंडोर, सबसे जो है पश्चिम का भाग सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, ये दास्क नदी के किनारे। और सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो दक्षिण का पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये है महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे। किसके किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। ये दैमाबाद आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में। यहां से हमें ताम्र पाषाण काल की भी वस्तुएं मिली, मतलब एक स्थल से दो दो काल का वस्तुएं मिल रही हैं। खुदाई के दौरान एक स्तर से ताम्र पाषाण का मिला और खुदाई हुई तो वहां से हमें सिंधु सभ्यता के भी लक्षण मिले। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो अब सवाल उठता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके निर्माता कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे? तो अब कैसे पता लगाया जाए कौन फाउंडर थे? भाई जो लिखा है उस लिखने के आधार को हम लिखने को पढ़ नहीं सकते, तो उस आधार पर तो हम कोई निर्णय अंततः ले नहीं सकते कि भाई कौन थे फाउंडर। तो अब कैसे पता लगाया जाए? तो अब पता लगाने का आधार है खुदाई, अन्वेषण। तो जब खुदाई हुई, अन्वेषण हुआ, तो कुल मिलाकर ये निकल के आया, जो जानकारी निकल के आई, वो जो कंकाल है, उस कंकाल का जो अवशेष है, खुदाई हुई, खुदाई के दौरान कंकाल मिले, तो उस कंकाल का जो अवशेष है, उस आधार पर देखा गया, अच्छा देखा जाए भाई कौन कौन से कंकाल है। तो पता चला कि अच्छा, एक अल्पाइन प्रजाति का कंकाल। इसको याद करने का तरीका बता दूं मैं। देखो, पहले सवेरा होता है, फिर शाम होती है, दोपहर के 12 बजे तक हम लोग एएम कहते हैं, 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद पीएम कहते हैं, रात्रि के 12 बजे तक। तो याद कर लो, एएम पीएम, सवेरा फिर शाम। अब ठीक है ना? एक ए फॉर अल्पाइन और एक एम फॉर मंगोलाइड, एक एम फॉर मंगोलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये दो प्रजाति मिली। तीसरी प्रजाति मिली पी फॉर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पी फॉर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये तीसरी प्रजाति मिली। और चौथी प्रजाति हम लोगों को मिली मेडिटेरेनियन। क्या मिली? मेडिटेरेनियन, जिसे भूमध्य सागरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय। अब खुदाई हुई तो ये 4 कंकाल मिले, ठीक, अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब कैसे कहा जाए कि कौन थे फाउंडर? आप बताइए, हम आपके पास कुछ भी लिखित नहीं है, अब आपसे कहा गया बताइए, इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताइए, तो आप खुदाई कर रहे हैं। अब जो वस्तुएं आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी वही तो कहेंगे कि लग रहा है इनकी जो है महत्ता थी, या ये डोमिनेंट थे, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो उसी प्रकार से खुदाई के दौरान जो कंकाल मिले, जो अवशेष मिले, वो सबसे ज्यादा अवशेष किसका मिला?
मेडिटेरेनियन का मिला। सबसे ज्यादा अवशेष किसका मिला? मेडिटेरेनियन का मिला। सबसे ज्यादा अवशेष किसका मिला? सबसे ज्यादा अवशेष किसका मिला? मेडिटेरेनियन का मिला, भूमध्य सागरीय का मिला। तो इस आधार पर कहा गया अच्छा संस्थापक संभवतः इस कंकाल के संभवतः इस कंकाल के अवशेष के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः संस्थापक कौन थे? मेडिटेरेनियन। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो एवरीवन। अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति क्या है? आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग थोड़ा गहराई में पढ़े होंगे वो देखते होंगे कि ये अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है। एक ग्रुप है जो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी उत्पत्ति है। ग्रुप है, अपना अपना कहने का विदेशी प्रभाव है, कहने का अपना अपना तरीका है। और एक सवाल उठ के आता है कि नहीं, ये अपना पूर्णतया स्वदेशी है, जहां तक ओरिजिन का बात है। अब विदेशी प्रभाव में क्या क्या बताते हैं? विदेशी प्रभाव में बताते हैं कि देखो भाई वहां भी नगर था विदेशों में, और विदेशों में अपना मिस्र वगैरह सभ्यता का एग्जाम्पल लेते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर है। कहते हैं देखो वहां पे लिपि थी, और देखिए यहाँ भी लिपि है। कहते हैं देखो वहां भी ईंट का यूज हुआ था है, और देखो यहाँ भी ईंट है। चलिए मान लेते हैं, डिस्कशन अब आइए एनालिसिस किया जाए कि अच्छा प्रभाव वास्तव में था या केवल कह देने से मान लिया जाए कि प्रभाव था। कैसे कहा जाएगा कि विदेशी प्रभाव? और कुछ तो अंतर दिखना चाहिए, या कुछ जो है समानता दिखनी चाहिए। तो आइए देखा जाए क्या समानता है क्या नहीं है, देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि विदेशी प्रभाव है, वहां नगर था। चलिए मान लेते हैं नगर था, लेकिन विदेशी आप वहां के नगर को देखिए, तितर बितर है। वो जो एक गाना है ना, उसकी तरह कि टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। नगर नहीं, तितर बितर, अनप्लान्ड। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो नगर पूर्णतया नियोजित था। क्या था जी? हेलो, पूर्णतया नियोजित था, माने वेल प्लान्ड। तो कौन सा प्रभाव? फिर कहते हैं लिपि। अरे लिपि में भी अंतर है। हमारी लिपि अभी आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक है। क्या है? चित्रात्मक। स्टाइल भी अलग है, रोस्टोफोडो स्टाइल है। ईंट की बात करें, कह रहे ईंट था। अरे ईंट केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर पूर्णतया पकी ईंट का प्रयोग हुआ है, और ये उस समय की तत्कालीन सभ्यताओं में एक अनूठा एग्जाम्पल है। हेलो एवरीवन, in no any other contemporary civilization the burnt brick was used. No, not at all. किसी भी तत्कालीन समकालीन सभ्यता में पकी ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। नो, इट इज ओनली आईबीसी। एक और सिंधु घाटी की सभ्यता है जहां पर पकी ईंट का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन सी समानता है? इस आधार पर यह कहा जाता है कि ना, विदेशी प्रभाव पूर्णतया रिजेक्टेड। विदेशी प्रभाव पूर्णतया रिजेक्टेड, विदेशी प्रभाव नहीं है। फिर क्या है? आइए देखते हैं। तो देखिए, इस बोर्ड को देखिएगा गौर से। आप लोग पुरा पाषाण काल से परिचित हैं? जी हां। आप लोग मध्य पुरा पाषाण काल से परिचित हैं? जी हां। आप लोग उच्च पुरा पाषाण काल से परिचित हैं? जी हां, है ना परिचित? उच्च पुरा पाषाण काल में आते आते गुफाओं में चित्रकारी शुरू हो गई। फिर आप मध्य पाषाण काल से परिचित हैं, जहां पशुपालन शुरू होता है, पशुओं को चराना शुरू होता है।
और फिर आप देखते हैं नवपाषाण काल में खेती शुरू होती है, उत्पादन होता है। उस उत्पाद को रखने के लिए मृदभांड, मिट्टी का बर्तन, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उपज बढ़ रही है। फिर आप देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में आपने पीछे की वीडियोस में देखा है कि हमें शिल्पकार मिलते हैं, कुंभकार मिलते हैं, धातुकार मिलते हैं ना, मतलब इस प्रकार के शिल्प आ चुके हैं। एक फैक्टर तो ये हुआ, एक फैक्टर आप देखें तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो गणित में, कि नहीं मान सकते हो, हैं? और आप देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर आप 2 इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लीजिए। मानने में क्या बुराई है, मान लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं, 1 नहीं 3, समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब ये नवपाषाण काल में देखिए उपज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे उपज बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सरप्लस हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी, आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, अपना ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम चाहिए तो अपना नदी ट्रांसपोर्टेशन है, नदी के किनारे किनारे, तो नदी के किनारे किनारे व्यापारिक केंद्र बनेंगे, और व्यापारिक केंद्र बनेंगे तो यहीं से नगरों की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी। अब आप देखिए तो विदेशी प्रभाव पूर्णतया रिजेक्टेड है, नो 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 नॉट एट ऑल। सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये देखिए पुरा पाषाण काल से लेकर, इधर देखिए ये पुरा पाषाण काल से लेकर, ये पुरा पाषाण काल से लेकर और मध्य पाषाण काल तक के लोगों को क्या कहा गया, आरंभिक पशुपालक। क्या कहा गया, आरंभिक पशुपालक। और फिर कृषक समुदाय, नवपाषाण काल के लोग, इन लोगों ने बैकग्राउंड तैयार किया सिंधु घाटी सभ्यता की ओरिजिन का, जिसके आधार पर आप देखें तो मुख्य परीक्षा में सवाल बनता है कि आरंभिक पशुपालक एवं कृषक समुदाय ने सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि को तैयार किया। टिप्पणी कीजिए, 10 अंक, 200 शब्द लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल, ओरिजिन पर जब बहस होती है, ओरिजिन पर, ठीक है। तो विदेशी प्रभाव इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। ये आप देखिए कि कैसे पूरा पाषाण काल से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, और अंततः आते आते ये लोग आरंभिक पशुपालक ही तो हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, और नवपाषाण काल में खेती हो रही है, तो ये लोग कृषक समुदाय हो गए, ये लोग कृषक समुदाय हो गए, ये लोग कृषक समुदाय हो गए, और ये लोग पशुपालक समुदाय यहां तक है। इन्होंने ही तो आके पृष्ठभूमि तैयार किया, इन लोगों ने ही आके पृष्ठभूमि तैयार किया, समझ गए। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, काल निर्धारण, और कैसे ये सभ्यता प्रकाश में आई, और इस सभ्यता का ओरिजिन क्या है। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके आगे का हिस्सा, समाज क्या था, व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, क्या क्या बाकी सारी चीजें, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। और तब तक के लिए आप मेरा ये कोड नोट कर लीजिए, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए, इसमें आपको छूट मिलेगी, डॉक्टर विशाल 10। और आइए जुड़िए प्लस कोर्स में। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को एक नई दशा और एक नई दिशा मिलेगी, ठीक है। आइए जुड़ते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।